तीन सवाल मैं इस पैनल के सामने रखना चाहूंगा, क्योंकि पहली बार प्रधानमंत्री ने लोकसभा और उसके बाद राज्यसभा में सरकार के तरफ से एक स्थिति, सरकार की स्थिति, देश की स्थिति देश के सामने पार्लियामेंट के जरिए रखने की कोशिश की है। पहला सवाल, क्या ईरान की जंग के बावजूद तेल और गैस की सुचारू आपूर्ति सरकार की कामयाबी है? क्योंकि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये उनकी कूटनीति की सक्सेस है या उसकी जीत है कि जिसके जरिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज से भी हमारा सप्लाई अभी भी चल रहा है। यह प्रधानमंत्री के आज के बयान में पहली बार आया है। दूसरा सवाल, क्या ईरान जंग का असर भारत की विकास दर पर पड़ने की आशंका बढ़ गई है? क्योंकि दूसरी तरफ सरकार की तरफ से यह साफ कहा गया है कि कोविड की स्थिति हो सकती है, इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। तीसरा सवाल, क्या जंग को लेकर सरकार पर कमजोर विदेश नीति का विपक्ष का आरोप जायज है? इन तीन सवालों के साथ मैं इस चर्चा की शुरुआत करूंगा, लेकिन सिद्धार्थ जरा भी पहले आप ही से शुरुआत करनी पड़ेगी। कल लोकसभा में जब प्रधानमंत्री का बयान आया, उसके बाद हमने देखा कि बाजार में बहुत बड़ी गिरावट आई थी। कहीं ना कहीं आशंका जताई जा रही थी, क्योंकि पहली बार प्रधानमंत्री ने कल साफ शब्दों में कहा कि देखिए, इसका कोई सिंपल सॉल्यूशन नहीं है, यह लंबा चल सकता है, हमें इससे भी ज्यादा गंभीर स्थिति के लिए तैयार होना चाहिए और एक सरकार के नाते यह देश को बताना बहुत जरूरी होता है। आज जब प्रधानमंत्री का बयान राज्यसभा में दिया गया, उसमें थोड़ा सा फर्क है। इसमें सरकार की तरफ से साफ शब्दों में कहा गया है कि हम तो सभी से बात कर रहे हैं, हमारी विदेश नीति की वजह से ही हमारे पास क्रूड ऑयल और बाकी जो सप्लाई है वो उसी तरीके से आ पा रहे हैं। आज का प्रधानमंत्री का बयान देखकर क्या आपको लगता है कि हम इकोनॉमिकली और उसके साथ साथ बाकी मुद्दों के साथ इस स्थिति से निपटने के लिए तैयार है? साहिल, कल बाजार में गिरावट, आज बाजार में उछाल, उसको प्रधानमंत्री मोदी जी के बयान और जो सदन में कहा गया उससे जोड़ना शायद उचित नहीं होगा। कारण यह है कि आपने देखा होगा कि कल जो सबसे बड़ा जो बाजार में एक उछाल ऊपर नीचे हुआ है, उसके पीछे कारण यह भी है कि ट्रंप साहब ने कहा कि ईरान के साथ हमारी संधि को लेकर बातचीत चल रही है, ईरान ने मना कर दिया, मार्केट में उलटफेर हो गई, 5 घंटे में पूरी खबर बदल गई। इसलिए ये बाजार जो आज है वो विदेश में क्या हो रहा है उस पे फोकस्ड है। दूसरी तरफ बाजार से जो विदेशी निवेशक हैं वो लगातार पैसा निकाल रहे हैं। तो पहले तो ये अब जो कहा गया उसमें से हम क्या निकाल सकते हैं, क्या निचोड़ है, व्हाट शुड वी रीड बिटवीन द लाइन? साहिल, शायद आपका प्रश्न ये है। तीन बड़ी बातें। पहला ये कि आगे बढ़ने से पहले सर मैं एक बात क्लियर कर दूं, मैं जो बाजार में उछाल हुआ है या घटा है वो प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट से नहीं जोड़ रहा हूं, लेकिन कुल मिलाकर बाजार सभी चीजों पर ध्यान रखे रहता है। आपकी बात सही है कि डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया, उसके बाद ईरान की तरफ से कहा गया कि भाई ऐसा कोई हुआ ही नहीं है, लेकिन साथ साथ सरकार की तरफ से भी पहली बार एक आईना दिखाया गया जनता के सामने कि हम किस स्थिति में फंसे हुए हैं, किस वजह से यह हो सकता है कि हमें इस पूरी सिचुएशन से निकलने में एक लंबा इंतजार भी करना पड़ सकता है। उस पर भी बाजार की नजर थी। तो मल्टीपल फैक्टर्स है, लेकिन जो हुआ है वो उसके बाद हुआ है, इसके लिए मैंने सिर्फ ये कहा था। सिद्धार्थ, आपकी बात साहिल, तीन बड़ी बातें और लगातार पिछले 15 दिनों से या 2 सप्ताह कम से रोज सरकार की एक अधिकारियों की बाजाब्ता कैमरा पे ब्रीफिंग हो रही है। तीन बड़ी बातें निकल के आती हैं। पहला, जो तेल थोड़ा बहुत और जो गैस उस हॉर्मुज के स्ट्रेट से निकल रहा है, ये आप समझो कि भीषण गर्मी में एक सूखे हुए नलके से चंद बूंद पानी के बराबर है। नलका खुला नहीं है, मुझे तो नहीं लगता कि ग्लास भर पानी भी पूरा आ रहा है, और ये पूरे विश्व के लिए संकट है। पर हमारे दर्शकों को समझना पड़ेगा कि जिसने सबसे पहले बम गिराया इस्राएल पे, वो देश अमेरिका क्रूड ऑयल और गैस में बिल्कुल सेल्फ सफिशिएंट है, बल्कि एक्सपोर्ट करना चाहता है। इसलिए 3 सप्ताह पहले शायद ये किसी को भी अंदेशा नहीं था कि ये जो युद्ध है ये इतना लंबा चलेगा और ईरान इतना जबरदस्त एक प्रकार से एनर्जी सिक्योरिटी पे हमला करेगा। दूसरी बड़ी बात, जहां तक भारत की बात है साहिल, गैस में रैशनिंग चल रही है, पेट्रोल डीजल में कोई रैशनिंग नहीं है। और यह मैं मानता हूं कि बाकी देशों के कंपैरिजन में, खासकर अगर आप एशिया में ही आसपास देखें, तो कोई
पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, म्यांमार है और छोटे जगहों पे काफी किल्लत है, काफी दिक्कत है। दो ही देश हैं जहां से किसी भी प्रकार की मिसमैनेजमेंट नहीं है, वो चीन जिसके पास बहुत बड़ा रिजर्व है और भारत। अब इससे एक बात जुड़ के निकलती है कि भारत में जो क्रूड ऑयल के रिजर्व, साहिल जस्ट 30 सेकेंड्स आप मुझे दीजिए, क्रूड ऑयल रिजर्व, स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने में 2021 का जो फैसला हुआ था, ओडिशा में और कर्नाटका में एक और रिजर्व बनने का, इसमें देरी हुई है। मैं नहीं मानता हूं कि 5 साल का समय लगना चाहिए था इन स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स में। ओडिशा में जमीन की दिक्कत बताई जाती है, इसलिए यह बहुत बड़ा एक लेसन है। और आखिर में साहिल, हमें अपने गैस की डिपेंडेंस वेस्ट एशिया से कम करके बाकी सोर्सेज की तरफ ले जानी पड़ेगी। 10, 15, 20% से ज्यादा डिपेंडेंस कहीं की नहीं होनी चाहिए साहिल। ठीक है, कुल मिलाकर अभी ये लॉन्ग टर्म नीति की बात हो जाएगी, क्योंकि अभी तो हमारे सामने चैलेंज है कि अभी जो हमारी जरूरत है वो कैसे पूरी हो जाए, जो हमारे जहाज स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अटके हुए वो कैसे हम लोग वहां से निकाल सके, ताकि गैस की तुरंत जो किल्लत महसूस होगी वो कैसे पूरी की जाए। और उसके साथ साथ फिलहाल तो हमने राशनिंग नहीं शुरू की है, लेकिन कमर्शियल यूज के लिए गैस की राशनिंग पहले से शुरू हो चुकी है। डोमेस्टिक पर इसका असर फिलहाल नहीं हुआ है। लेकिन शहजाद, जो प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट आया उसमें एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी मुझे साफ नजर आता है, और जिसमें पहली बार प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि कोविड में जिस तरीके से किसी भी पार्टी की राज्य में सरकार हो, उन्होंने सरकार के साथ मिलकर जिस तरीके से काम किया, उनको भी उन्होंने कहा है कि अच्छा काम किया गया। उस वक्त जो भी झगड़े हुए वो भूल जाते हैं हम, लेकिन आज की स्थिति में प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि किसी भी पार्टी की सरकार राज्य में हो, उन सभी ने अच्छा काम किया, उसका हमें फायदा मिला। और पहली बार सरकार के तरफ से विपक्ष के सामने हाथ बढ़ाया गया है और कहा गया है कि लंबी लड़ाई के लिए तैयार होना है, साथ में मिलकर लड़ाई लड़ते हैं। क्या आपको उम्मीद है कि विपक्ष आपके साथ खड़ा होगा? साहिल जी, हम तो हमेशा इसकी पैरवी करते हैं, परस्पर विरोधे तु वयम पंचशते शतम परस्तु विग्रह प्राप्ते वयम पंचाधिक शतम। ये युधिष्ठिर जी ने बोला था महाभारत में कि जब पांडव और कौरव एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं तो वो 100 बनाम 5 होते हैं, पर जब वो एक एक्सटर्नल थ्रेट, चाहे वो कोविड की चुनौती हो, चाहे वो यूक्रेन रशिया की चुनौती हो, या आज जो चुनौती निर्माण हुई है वेस्ट एशिया में, जब हम लड़ते हैं तो हम 105 होकर लड़ते हैं। ये हमेशा से हमने बताया है, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर में हमने एक पूरे ऑल पार्टी मल्टी पार्टी डेलीगेशन को भेजा था भारत के पक्ष को रखने के लिए। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी तो वो उत्तम उदाहरण थे कि नरसिम्हा राव जी के एक कहने पर वो चले गए थे और भारत का केस लड़कर आए थे। हाँ, आज की बात ये कह सकते हैं कि एक तरफ तो पूरी दुनिया भारत की विदेश नीति का लोहा मान रही है, चाहे वो अलेक्जेंडर स्टब हो, चाहे वो कर्नल मैकग्रेगर हो, बाकी लोग भी हो, कह रहे हैं कि भाई टोरंटो हो, टेल अवीव हो, तेहरान हो, भारत की मल्टी अलाइंड पॉलिसी जो है वो काम कर रही है। इसलिए हमारी शिप्स भी आ रही है, एनर्जी सिक्योरिटी भी है, 1 करोड़ लोगों की सुरक्षा भी है, भारतीयों को भी वापस ला रहे। पर जैसे एक धुरंधर नीति होती है तो एक ल्यारी गैंग भी होता है, और वो ल्यारी गैंग जिस प्रकार से झूठ फैला रहा है, और साहिल जी मैं आपसे केवल 30-40 सेकंड लूंगा इस ल्यारी गैंग का असली चेहरा दिखाने के लिए। पिछले सप्ताह आपने मुझे अवसर दिया था आपके शो में आने का, याद है वो डिबेट क्या हो रही थी? शिवालिक नंदा देवी आ रहे हैं क्या? शिवालिक नंदा देवी आए, जग लाड़की भी आई, एक्वा टाइटन भी आई, जग वसंत भी आ रहा है, पाइन गैस भी आ रहा है। पवन खेड़ा ने झूठ बोला था, नहीं बोला था? फिर बोला था पवन खेड़ा ने कि ईरान की शिप भारत के वाटर्स में डूब गई है, डुबा दी गई है, और बोला कि ईरान के साथ हमारे सारे संबंध खत्म हो चुके हैं। ईरान ने स्टेटमेंट दिया कि भारत हमारा दोस्त है और हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से उसकी शिप्स को जाने देंगे। किस प्रकार से ये झूठ फैला रहे थे? 2011 की एक पिक दिखाकर 2026 में डोमेस्टिक सिलेंडर की शॉर्टेज है ये दिखाने का प्रयास किया गया। राम रसोई पर झूठ बोलने की कोशिश की गई, और आज भी ये झूठ नहीं समाप्त हुआ है। अभी अपने साथ जराबी जी बैठे हैं, आपको पता है कल पवन खेड़ा ने अनाउंस किया कि इस्लामाबाद में तेहरान और वॉशिंगटन की मीटिंग हो रही है, और वो लोग जाकर पाकिस्तान में जाकर जो है बातचीत कर रहे हैं। तेहरान ने इस पूरे बात को खंडन किया है। यह अलग बात है कि इजराइल ने भी बोला है कि हम अपने मिलिट्री ऑपरेशंस बंद नहीं कर रहे हैं, पर पाकिस्तान परस्ती का ऐसा कौन सा भूत चढ़ा है कि भारत को हर स्टेज में अंडरमाइन करना है। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, आज तो मुझे लगा अखिलेश जी बैठेंगे तो अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। भाई महंगाई के बारे में कल ही बोला ना राहुल जी ने, 5 रुपए पेट्रोल और डीजल पर भारत हिमाचल प्रदेश में बढ़ा दिए, 5 रुपए। कैन यू इमेजिन? 2021 से अब 26 आ गया,
डीजल और पेट्रोल पर भारत की सरकार ने 1 रुपया नहीं बढ़ाया, 15-20% वर्ल्ड में बढ़ गया है। 5 रुपए हिमाचल प्रदेश की सरकार ने किसानों की कमर तोड़ने के लिए बढ़ाया है। इसको बोलते हैं हिपोक्रेसी प्रो मैक्स, पीक हिपोक्रेसी। कल ऑल पार्टी मीटिंग है, राहुल गांधी नहीं आना चाहते। राहुल गांधी कहते हैं कि यह मोदी की नीति है। राहुल गांधी की विदेश नीति विदेशियों की नीति थी। एक फोन आता था ट्रिंग ट्रिंग तो अमेरिका के आदेश पर 26/11 पर हमला बंद कर देते थे। एक फोन आता था ट्रिंग ट्रिंग तो ईरान से ऑयल खरीदना बंद कर देते थे। एक फोन आता था ट्रिंग ट्रिंग तो इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट करना रोक देता था। और वाजपेयी जी करते थे तो चिदम्बरम और सोनिया गांधी खड़े होकर उसका विरोध करती थी। तो यह विदेशियों की नीति नहीं, आज भारत की एक विदेश नीति है जिसका लोहा थरूर और तिवारी भी मान रहे हैं। थरूर और तिवारी भी मान रहे हैं। हाँ, वही बात है। थरूर और तिवारी को बोल दीजिए गद्दार। वही इंतजार कर रहा था कि आप शशि थरूर का नाम कब ले, क्योंकि आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, मल्टी अलाइन। कुछ ही दिन पहले मैंने शशि थरूर के ट्वीट पे वो जो एक्स प्लेटफॉर्म पर उन्होंने जो लिखा हुआ था, उसमें मैंने ये शब्द देखा हुआ था कि आजकल भारत की नीति मल्टी अलाइन नीति है। और एग्जैक्टली वही शब्द शहजाद आपके अभी के बयान में भी मैंने यहां पर देखा।